बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जवेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे इसराइल के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। यानी कि पूरी दुनिया की जो अखबारें हैं वो इसराइल के इस पॉलिटिकल सिस्टम पर लिख रही हैं कि उनके एक साल में 3 बार इलेक्शन हुए हैं और हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। उनकी 70 साला हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि दोनों लीडिंग पार्टीज़ हैं उनमें डेडलॉक बरकरार है। कोई जीत नहीं रहा और कोई हार भी नहीं रहा, लेकिन इसमें कोई मेजॉरिटी भी हासिल नहीं कर पा रहा ताकि वो हुकूमत बना सके। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, कुछ इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको इसराइल के बारे में बताएंगे कि इसराइल में तकरीबन 86 लाख के करीब यहूदी रहते हैं और अगर पूरी दुनिया में यहूदियों की पॉपुलेशन देखी जाए तो वो टोटल इसराइल के भी यहूदी मिलाकर 1.5 करोड़ के करीब बनते हैं। ये एक फैक्ट है कि इस वक्त पूरी दुनिया को यहूदी चला रहे हैं, लेकिन ये एक बदकिस्मती है कि यहूदी जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, उनके दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम्स को ये लोग रूल कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं, लेकिन इनके अपने पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी खराबियां हैं कि एक साल में 3 बार इलेक्शन हुए हैं, लेकिन कोई उम्मीदवार नहीं जीता और एक डेडलॉक बरकरार है, लोगों में अनरेस्ट है। तो नाज़रीन, इसराइल को किंग डेविड और किंग सोलोमन की ज़मीन कहा जाता है। किंग डेविड से मुराद है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे किंग सोलोमन यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इनसे जो मंसूब चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सोलोमन टेम्पल, जो इन्होंने यरूशलेम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से हैकल सुलेमानी तमीर किया था। और यहूदियों का मानना है कि सोलोमन टेम्पल को गिरा कर उसके ऊपर मस्जिद अक्सा यानी कि बैतुल मुक़द्दस को तमीर किया गया है। इसलिए यहूदियों का फ़लस्तीनियों से यही झगड़ा है। और 14 मई 1948 को जब इसराइल वजूद में आता है तो पूरी दुनिया से यहूदी इकट्ठे होकर तो इस ज़मीन में आकर बसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये ज़मीन उनके लिए मुक़द्दस है। उनका मानना यही है कि इधर किंग सुलेमान और किंग डेविड की ये ज़मीन है, इसलिए ये उनके आबाओ अजदाद की ज़मीन है। 1948 से लेके अब तक तकरीबन 70-71 साल हो चुके हैं इसराइल को, और इसराइल के अब तक तकरीबन 12 के करीब प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं। इनमें सबसे जो लॉन्गेस्ट जिनका ड्यूरेशन था वो इनके थे डेविड बिन गोरियान। ये वही थे जब 1948 में इसराइल बना तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने। ये इनको फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है और ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि हमें अरबों से डर नहीं है, अरबों से हमें कोई खौफ नहीं है, अगर हमें डर या खौफ है तो वो पाकिस्तान से है। ये वही डेविड बिन गोरियान है जो कट्टर यहूदी थे। अब देखिए इसराइल में हो क्या रहा है। इसराइल में अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेतन्याहू हैं। इसराइल में मेन 2 पार्टीज़ हैं तो बहुत सारी पार्टीज़, लेकिन जो लीडिंग पार्टीज़ हैं वो 2 पार्टीज़ हैं। नंबर 1 है लिकुड पार्टी, जिसको हेड कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो अब प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और ये इनका दूसरा ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका ड्यूरेशन बहुत लंबा है डेविड बिन गोरियान के बाद। दूसरी पार्टी है ब्लू एंड वाइट, इसको हेड कर रहे हैं बेनी गैंट्स। ये आर्मी चीफ रह चुके हैं इसराइल के और ये इन्होंने 2015 में रिटायरमेंट लेकर तो ये इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसके बाद फिर ये अब इलेक्शन लड़े। नाज़रीन, इधर हम आपको इसराइल के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में शॉर्टली बताते हैं कि इधर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम चलता है। उसका मतलब ये होता है कि इधर किसी इंडिविजुअल को वोट नहीं डाला जाता, इधर पार्टीज़ को वोट डाला जाता है, इसलिए इसको प्रोपोर्शनली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में और दूसरे जो ममालिक हैं उनमें यही होता है कि इंडिविजुअल्स को वोट डाला जाता है और वो फिर आपस में मिल के वो हुकूमत बनाते हैं। दूसरी बात कि इधर मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है कि इधर कई पार्टीज़ मिलकर कोalition बनाकर तो वो इक़्तिदार में आती हैं। कोई अकेली पार्टी इनके 70 साल हो गए हैं इसराइल को बने, आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कोalition आपस में मिलकर हुकूमतें बनाई हैं। अकेली पार्टी कोई भी हुकूमत नहीं बना सकती। इनका क्या हुआ कि आपस में जब इनका इलेक्शन हुआ, दोनों पार्टीज़ का अप्रैल 2019 में इलेक्शन हुआ तो ये टाई हो गया। दोनों पार्टीज़ ने 35-35 सीटें हासिल की 120 में से। अब ये था कि अगर मेजॉरिटी, एक भी पार्टी मेजॉरिटी सीट्स ले लेती, यानी कि मेजॉरिटी सीट्स बनती हैं 61 आउट ऑफ 120, तो उसने इक़्तिदार में आ जाना था। लेकिन इसराइल की हिस्ट्री रही है कि पिछले 70 साल से, जब से इसराइल बना है, कोई भी एक पार्टी इक़्तिदार में नहीं रही। ये हमेशा आपस में मुख्तलिफ पार्टीज़ कोalition
करके तो ये इक़्तिदार चलाती हैं। तो ये भी इस बार भी कोalition बनना था, लेकिन बेनी गैंट्स ने इनकार कर दिया और नेतन्याहू भी उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। हुआ यूँ था कि बेनी गैंट्स ने अपनी एक जो कैंपेन चलाते रहे थे वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बहुत सख्त कैंपेन चलाते रहे थे। चूँकि नेतन्याहू पर कुछ एलिगेशंस हैं, चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, ये असला बेचने ख़रीदने में, इसी तरह मीडिया को रिश्वत देने में, कि इनके हक़ में कैंपेन चलाना, ये उन पे ये कई बार रेड हैंडेड पकड़े जा चुके हैं और इनके ख़िलाफ़ बहुत सीरियस एलिगेशन और चार्जेस हैं जो कि अदालत में चल रहे हैं। और ये वाहिद मुल्क है कि जहां एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर पे चार्जेस लगे हुए हैं और वो अदालत में केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बावजूद ये हुकूमत चला रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि इनमें आपस में डेडलॉक बरकरार रहा, ये कोalition के लिए नहीं रजामंद हुए। तो फिर क्या हुआ, 6 महीने के बाद इनके पहले इलेक्शन होते हैं अप्रैल 2019 में, उसके बाद दूसरे इलेक्शन होते हैं सितंबर 2019 में। सितंबर 2019 के इलेक्शन में भी जो लिक्विड पार्टी है नेतन्याहू की, वो 33 सीटें हासिल करती है, जबकि ब्लू एंड वाइट 32 सीटें हासिल कर पाती है। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी फिर ये नहीं ले पाई 61 सीट्स आउट ऑफ 120। इसका मतलब है कि ये फिर इन दोनों के दरमियान एक डेडलॉक बरकरार रहा। फिर इनको कहा गया कि कोalition कर ले, लेकिन ये फिर नहीं माने। फिर तीसरे इलेक्शन होते हैं मार्च 2020 में, अभी तकरीबन 1-1.5 माह पहले। उसमें लिक्विड पार्टी 36 सीटें हासिल करती है, जबकि ब्लू एंड वाइट 33 सीटें हासिल करती है। तो क्या हुआ कि इन दोनों के दरमियान डेडलॉक बरकरार रहा और इनको ये बिल्कुल रजामंद नहीं हो रहे थे कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत चलाएं। लेकिन फिर क्या होता कि ये दोनों पार्टीज़ खुद ही सरेंडर करती हैं और कहती हैं कि अब चौथे इलेक्शन के लिए हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। इसके अलावा इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं रिवन रेवलिन, उन्होंने कहा कि ये अगर डेडलॉक इसी तरह बरकरार रहता है और आप कोalition भी नहीं करना चाहते और आप नया इलेक्शन के लिए भी तैयार नहीं है, तो मैं फिर असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देता हूँ और उसका नतीजा ये होगा मुल्क में अनार्की पैदा होगी, लोगों में अनरेस्ट पैदा होगा। और चूँकि इस वक्त इसराइल पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, तो इसराइल खुद पॉलिटिकल क्राइसिस में घिर जाएगा। अब फाइनली हुआ यूँ है कि दोनों पार्टीज़, लिक्विड पार्टी और ब्लू एंड वाइट पार्टी, दोनों कोalition के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब क्या है, अब इनकी हुकूमत, अब डिसाइड ये हुआ है कि पहले 18 माह नेतन्याहू जो कि लिक्विड पार्टी को हेड करते हैं वो हुकूमत चलाएंगे और अगले 18 महीने बेनी गैंट्स चलाएंगे। उसके बाद जो आखिरी साल होगा उसका भी कोई डिसाइड नहीं हुआ, वो उन्होंने वक्त पे छोड़ा है कि जब वक्त आएगा तो उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से, पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से इसको डिसाइड कर लिया जाएगा। तो नाज़रीन, अब देखना है कि आने वाले महीनों में नेतन्याहू, जिनको बीबी कहा जाता है, निक नेम है उनका, ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। 18 महीने इनके पास है। उसके बाद फिर बेनी गैंट्स के पास 18 महीने आ जाएंगे, जो कि आर्मी चीफ रह चुके हैं, कि देखिए अब इसराइल को का सिस्टम कैसे चलता है और इनमें जो डेडलॉक है क्या ये बरकरार रहता है या इनमें आपस में इनके इख्तलाफात रहेंगे या ये स्मूथली अपनी हुकूमत को चलाते रहेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में भी कुछ सीखने को और कुछ इन्फॉर्मेशन लाजमी मिली होगी। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।